हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया जीओसी का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीट कर ली थी। आज का जो टॉपिक है वो अपना है बेसिक स्ट्रेंथ। देखो जीओसी में अब बेसिक स्ट्रेंथ बाकी है और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बाकी है। ठीक है, ये दो चीजें बाकी है। इसके अलावा टॉटोमेरिज्म का एक टॉपिक है, वो हालांकि आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, लेकिन वो हम जीओसी में ही यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं, यहीं पर उसको पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई टॉटोमेरिज्म पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक सी चीजों की जरूरत है, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे रेजोनेंस, है ना। तो ये सारे हमने पढ़ लिए, तो अब हम टॉटोमेरिज्म पढ़ सकते हैं। तो देखो जरा कि आज हम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं, खत्म भी कर लेंगे आज ही। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो जी, टॉपिक जो है ना बहुत ही आसान सा टॉपिक है और क्वेश्चन भी जो है वो यहां से पूछे जाते हैं, है ना। और एनसीईआरटी में भी जो है वो कई जगह जो है वो, जैसे एग्जाम में नीट में कई बार क्वेश्चन आए, जेईई मेंस में क्वेश्चन आए, तो यहां से जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब बेसिक स्ट्रेंथ बेस क्या होते हैं, तो जो OH माइनस रिलीज करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि जो OH माइनस रिलीज करेगा वो बेस होगा। एसिड क्या होता है, जो H प्लस रिलीज करेगा वो एसिड होगा। लेकिन भैया अगर कोई एसिड है तो जरूरी नहीं वो H प्लस रिलीज करके ही एसिड होगा, है ना। कि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे ही है, ऐसे होते हैं जिनके पास H प्लस नहीं होता रिलीज करने के लिए, लेकिन फिर भी वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। और बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनके पास OH माइनस नहीं होता रिलीज करने के लिए, लेकिन फिर भी उनका बिहेवियर कैसा होता है, बेसिक बिहेवियर होता है ना। तो यहां पर देखना जरा कि हम बेस की बात करें तो हम बोलेंगे कि ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे एसिड में हमने ब्रोस्टेंट एसिड की बात करी थी कि जो H प्लस रिलीज करेगा, किसी भी सॉल्वेंट में H प्लस रिलीज करेगा वो एसिड होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ में हम बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कि जो प्रोटोन H प्लस जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हो गया बेस। अब यार जो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा ना, वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा कैसे, आखिर ये प्रोटोन जो वो किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है, ये भी हमें समझना है। पहले तो मैं इसको लिख देता हूं कि भाई सब्सटेंस या स्पीसी which accept proton by donating lone pair to H plus, ठीक है, are called as base। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। भैया थोड़ी सी जो है वो शायद हो सकता है साउंड में थोड़ा सा दिक्कत हो, यहाँ पर जो है वो बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो है वो डिस्टरबेंस एडिटिंग में जो है वो हटा दिया जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है वो डिस्टरबेंस हो सकता है, तो आप इसको इग्नोर करो। लेकिन मेरी आवाज़ जो है वो आप समझ जाओगे और इतनी क्लियर आवाज़ तो आएगी कि भाई ये जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं पर कोई डिस्टरबेंस, इनको समझने को लेकर शायद ही कहीं कोई डिस्टरबेंस होगा, है ना। तो देखो जरा कि सब्सटेंस या स्पीसी विच एक्सेप्ट, है ना, प्रोटोन बाय डोनेटिंग लोन पेयर टू H प्लस आर कॉल्ड एज बेस। कि यार ये क्या करते हैं, H प्लस को लोन पेयर देंगे और H प्लस को लोन पेयर देके H प्लस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम समझते हैं, RNH2 अपने पास है, तो RNH2 है ना, इसने क्या किया भैया जी, H प्लस को लोन पेयर दिया और H प्लस को लोन पेयर देकर ये कन्वर्ट हो गया किसमें, RNH3 प्लस। तो ये सिंपल सा काम है, ये क्या है, ये बेस है, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए ब्रोस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट, जिसको हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का पेयर बनता है। तो अगर ये बेस है तो एक H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये किसमें बदला है, ये इसमें बदला है, तो दिस इज कॉन्जुगेटेड एसिड। कि जैसे एसिड जो होता है ना, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं बेस को, कि कोई एसिड होगा तो उसका तो कॉन्जुगेटेड बनता है बेस, है ना। और ऐसे ही बेस है तो बेस का कॉन्जुगेटेड क्या होगा, एसिड होगा। क्लियर है बात। तो ये तो ही एक बात कि बेस हो गया, ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो बेस क्या होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लोन पेयर देने वाले जो है वो क्या होंगे, बेस होंगे। तो यहां से हम सीधी सी बात ये बोल सकते हैं कि अगर किसी के लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी, तो वहां उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं ये लिख देता हूं, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, है ना, ये अगर ज्यादा होगी तो बेसिक
स्ट्रेंथ, ये भी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। ये हमारे पास 3-4 चीजें हैं, ठीक है, कि लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो जहां कहीं पर भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करे या बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछे, जहां कहीं पर भी ये पॉइंट आए कि यार बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वहां पर आपको एक ही काम करना है और वो है कि स्टेबिलिटी चेक करनी है किसकी, कॉन्जुगेटेड बेस की। क्लियर है बात। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चों को खास करके नोट्स बनाने में दिक्कत आती है। यहाँ पर जो है वो सारा मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, है ना। हालांकि वोकेबलरी तो अपनी मिक्स्ड होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही चलती है, तो वोकेबलरी में समझने को लेकर कोई दिक्कत नहीं आती होगी, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को विशेषकर लिखने में दिक्कत आती होगी, नोट्स बनाने में दिक्कत आती होगी। एक बार बना भी लेते होंगे लेकिन उसके बाद में जो है ना उनको पढ़ने में दिक्कत आती होगी। तो इसके लिए हिंदी मीडियम के नोट्स जो है ना वो मैंने जो है वो तैयार कर लिए हैं, और हिंदी मीडियम के जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी मैंने पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूंगा इसकी, है ना। तो वो आपको बहुत जल्दी जो है वो हिंदी मीडियम के नोट्स जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको पढ़ने के लिए जो है वो आसानी होगी। हिंदी मीडियम वालों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं हर एक चैप्टर के हिंदी मीडियम के नोट्स एज इट इज, जैसा हम क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसा जो यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसी सीक्वेंस में जो है वो मैं सारे के सारे हिंदी मीडियम के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको जो है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम पढ़ो, केवल तुम्हारा एक ही काम है, पढ़ो। अभी जो है वो कल एक कमेंट आया था, किसने किया था पता नहीं है, कहा कि सर जो है वो अभी केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा है। भैया कुछ नहीं पढ़ा है, कोई समस्या नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है, अभी तो जग जाओ, अभी जग जाओ और लग जाओ, ठीक है ना। कि भाई अभी से स्टार्ट कर दो, कोई समस्या नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास जो 4 महीने पड़े हैं, और जो है वो धीरे धीरे जो है वो अगर आगे बढ़ोगे तो बहुत ही जो है वो आप कवर कर लोगे। लेकिन वही बात है कि भाई हम तो नहीं जगेंगे, हम तो जो पढ़ेंगे नहीं, अब जो को नहीं पढ़ना है भी वो क्यों को नहीं हो सका, भाई सीधी बात है ना। कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे कि भाई हिम्मत हो तो पढ़ार दिखा दो, अगर कोई ढींटी बन गो कि है जो दरी कौन पढ़ू, नहीं पढ़ रहना भाई, काई कर सका बाद में, क्यों कौन कर सका, जब पढ़नी तो पढ़सी, अगर क्यों करनी है तो पढ़नी तो पढ़सी, समझा बात ना। तो हिंदी वाला जगह भी है ना, बागस्सा के लिए नोट्स में तैयार कर दिया हूँ, और नोट्स है जगह थाने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएसी, पीडीएफ है थे डाउनलोड कर लियो आराम, और प्रिंट निकलवा लियो, है ना। मोबाइल में नहीं, प्रिंट निकाल के सामने बैठो उसको, है ना, प्रिंट निकाल के सामने बैठो और एक एक चीज जो है वो अंडरलाइन करते जाओ। हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो एग्जाम्पल में वेरिएशन आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो सारे नोट्स ऑफलाइन क्लास के हैं और ये ऑनलाइन क्लास है, तो थोड़ा बहुत जो है एग्जांपल्स में ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है, वो आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो है वो पढ़ाई चालू कर दो, आपके पास जो अभी भी जो है वो टाइम पड़ा है, जैसे आधा दिसंबर ऑलमोस्ट चला गया है, ऑलमोस्ट क्या आधा दिसंबर चला गया है, तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल 4 महीने हैं, 5 मई की आपकी एग्जाम है ना, नीट के लिए स्पेसिफाइड, और जेई के लिए तो जो है वो जैसे एक तो जनवरी में अटेम्प्ट होगा और जो है बाद में अप्रैल में अटेम्प्ट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम जो है वो ठीक ठाक है। अभी आप अभी भी स्टार्ट करोगे तो बहुत कुछ एक अच्छा रेस्पेक्टेड स्कोर जो है वो आप बना सकते हो, अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो। बस यही है कि लगना पड़ेगा, है ना, स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं से तो शुरू कर, कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो 4 महीने है इनमें रिवीजन कैसे करना, बात ये भी आती है कि सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए जो है मैं 1-2 दिन में बहुत ही जल्दी आपके लिए एक रिवीजन स्ट्रेटेजी का वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ, तो वो आप देखना, और आपको पूरी चीजें जो है वो 4 महीने में आपको कैसे कैसे पढ़ना है ना, क्या करना है, कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें जो है उस वीडियो में मैं करने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखो जरा किसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। चलो ठीक है, अब देखना कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। हम इसी से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, कि यार बेसिक स्ट्रेंथ को कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती है। बेसिक स्ट्रेंथ है क्या, तो लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी ही क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ है। जो लोन पे आसानी से देगा हम बोलेंगे कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो हाँ जी, सबसे मतलब अपने पास हेडिंग ये है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, कि यार भैया बेसिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करने वाले हैं। तो आप समझना इसको कि बात ऐसी है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, En। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना जरा कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ को जो है वो अफेक्ट करती है। मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती है लोन पेयर अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, कि यार क्या करना है कि लोन पेयर या इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? लोन पेयर देने की टेंडेंसी। तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के उल्टे हो गए ना। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ये भैया ये बेसिक स्ट्रेंथ के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होने वाली है? कम होने वाली है, ठीक है ना। और ये जो चीज है ना ये आपको चेक करनी है भैया इन सेम ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर जो है ना वो आपको चेक करना है इन सेम पीरियड, सेम ग्रुप नहीं, है ना। तो ये हम चेक करेंगे इन सेम पीरियड, कि अगर डोनर एटम सारे के सारे एक ही पीरियड के हो, है ना, या डोनर एटम सेम हो, इवन डोनर एटम जब सेम है तब भी आप जो है ये फैक्टर लगा सकते। देखना कैसे, समझना कि जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, एक तो है हमारे पास CH3 माइनस, एक है हमारे पास NH2 माइनस, ठीक है, एक है हमारे पास OH माइनस और एक है हमारे पास F माइनस। अगर इन चारों में बात करें कि यार सबसे बढ़िया बेस कौन सा है ना, तो सबसे आसानी से लोन पेयर कौन देगा, तो आप देखो कि इधर से इधर जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी? लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, तो ये क्या होगी? ये डिक्रीज होगी। और लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है तो हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी ये भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्लियर है बात? तो यहां पर इन सब में से सबसे बढ़िया बेस कौन है? CH3 माइनस है, फिर NH2 है, फिर OH है, फिर कौन है? F माइनस। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, ठीक है। अब एक चीज और कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, एक छोटा सा पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको ध्यान में रखना है। देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरी पीरियोडिक टेबल में जो है वो हम बोलते हैं कौन होता है? फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर जो है वो इसके बाद में हम बोलते हैं नाइट्रोजन होता है। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान में रखना है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। क्या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। और फिर इसके बाद में हमारे पास आता है कौन? सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन। ये एक जनरल ऑर्डर है भैया अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। फिर इसमें आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भाई एक तो हमारे पास है सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन, एक है हमारे पास डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, एक है हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन। तो ये है sp3 हाइब्रिडाइज, ये है sp2 हाइब्रिडाइज, ये है sp हाइब्रिडाइज। तो इधर से इधर जाओगे तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो मुझे बताओ बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है ना ये रहेगा, ये है बेसिक स्ट्रेंथ। कि यार सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो है ना वो सबसे बढ़िया बेस होगा, सबसे आसानी से लोन पेयर देगा। कि एक तो H+ इसके पास आया और इसको कहा कि यार लोन पेयर दे दे, एक जो ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन के पास गया इसको कहा कि लोन पेयर दे दे, कौन सा आसानी से देगा? ये वाला जो है वो H+ बहुत ही आसानी से दे देगा, सॉरी लोन पेयर आसानी से दे देगा, है ना। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एस नाइट्रोजन एस करेक्टर ज्यादा है, एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो हम ये बोलेंगे कि लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है बात? तो ऐसी है, सेम टू सेम कार्बन के केस में भी लागू होता है। अगर सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, एक तो देखो एक हमारे पास इस तरह से डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, एक कार्बन की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन निकल रहा है बार बार मुंह से। तो एक तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन, एक डबल बॉन्डेड कार्बन, एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ये वाला कार्बन जो है वो है sp3 हाइब्रिडाइज, ये है sp2 हाइब्रिडाइज और ये है sp हाइब्रिडाइज। तो यहां पर जो है वो हमारे पास ये रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ के कहीं पर जो है मान लो ऐसी कंडीशन आ गई है ना कि सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन कार्बन जो है वो डोनर की तरह काम कर रहा है, जैसे CH3 माइनस है, एक फिर आ गया आपको CH2 CH माइनस डबल बॉन्ड CH माइनस, एक आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, है ना। जैसे एग्जांपल से ही समझ लेते हैं इसको। तो इधर से इधर जाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इसमें इंक्रीज हो रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे इसका एग्जांपल देखना, एक तो है हमारे पास ये डोनर है कोई CH3 CH2 माइनस, है ना, और एक है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और एक है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब इन तीनों में आपको पूछ लिया बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, तो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ देखो जरा, बेसिक स्ट्रेंथ होती क्या है? लोन पेयर देने की टेंडेंसी। तो इसके पास ये लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, तो H+ आया इससे लोन पेयर मांगा, एक H+ आया इससे लोन पेयर मांगा। भैया ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है,
और ये sp2 है, और ये वाला कैसा है sp3। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम बेसिक होगा, सबसे आसानी से लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन कौन सा देगा, CH3 CH2 माइनस, सबसे आसानी से इजीली लोन पेयर देगा। तो ये सबसे बढ़िया बेस है यहां पर। ओके, तो ये हुई अपने पास, ये फर्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे वहां पर उसके रेस्पेक्ट में बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो ठीक है, हो गया। फिर सेकंड फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये समझना, और वो है भैया अपने पास साइज का। ठीक है, हाँ जी। तो सेकंड जो फैक्टर है देखना जरा, ये है साइज। ठीक है, अब साइज और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस, मतलब क्या रिलेशन होता है, कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ को हम साइज से रिलेट कर सकते हैं। तो इसको समझना आप, कि एक तो है हमारे पास F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। देखो साइज हम चेक करते हैं जनरली एक ही ग्रुप में, है ना। जैसे अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने एक ही पीरियड में चेक करी थी, ठीक ऐसे ही साइज हमें चेक करनी है सेम ग्रुप में। ठीक है, तो एक चीज देखो कि मुझे बताओ कि इधर से इधर जा रहा हूं तो साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है ना, कि हम एक ही ग्रुप पे जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो यहां पर जो इधर से इधर जा रहा हूं तो साइज जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो, क्या हमें पता है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, क्लोरीन थोड़ा मोटा है, ब्रोमीन थोड़ा और मोटा है, और आयोडीन थोड़ा और मोटा है। ये हमारे पास साइज जो है क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। अब देखने पर लगता है कि यार देखो बेसिक स्ट्रेंथ होती क्या है, तो बेसिक स्ट्रेंथ होती है लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है ना, वो बेसिक स्ट्रेंथ होती है कि कौन सा लोन पेयर आसानी से देगा, कौन लोन पेयर आसानी से नहीं देगा। तो सबसे आसानी से लोन पेयर इनमें से आपको क्या लग रहा है, कौन सा वाला सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, आयोडीन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों, क्योंकि आप सोच रहे हो कि यार आयोडीन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे आसानी से लोन पेयर दे देगा। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा नहीं। लेकिन भैया यहां ये फैक्टर नहीं लगेगा। एक्चुअल में यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है ना वो ये होता है, सबसे बढ़िया बेस होता है F माइनस। इन चारों में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से सबसे मस्त बेस होता है कौन सा, F माइनस, सबसे बढ़िया बेस। क्यों, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। रीजन देखना क्या है कि यार छोटे से साइज पर बेचारे के पास जो है वो हेलोजन के पास तुम्हें पता है 3 लोन पेयर होते हैं, और जो है वो नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो आउटर मोस्ट सेल में 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, है ना। तो यार छोटे से साइज पर भैया 8 इलेक्ट्रॉन लगे पड़े हैं, तो साइज है और 8 चारों तरफ से लगे पड़े हैं। और यहां पर जो थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और बड़ा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा साइज और बड़ा, 8 इलेक्ट्रॉन। भैया जी छोटे से साइज है ना, साइज छोटा है, साइज कम है, और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगा, यहां रिपल्शन होगा, आपस में जो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना। और यहां पर जो है रिपल्शन थोड़ा सा कम हो गया। और भाई देखो जरा कि ये रिपल्शन या चार्ज से कोई जितना ज्यादा परेशान होता है ना, वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है। या आप यूं मानो कि इधर से इधर चल रहा हूं, साइज बढ़ रहा है, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या हो रही है, ये कम हो रही है, कि छोटे साइज पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहां पर बड़े साइज पर जो है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहां रिपल्शन ज्यादा है, यहां रिपल्शन कम है। मुझे बताओ ज्यादा परेशान कौन है, फ्लोरीन ज्यादा परेशान है कि आयोडीन ज्यादा परेशान है? फ्लोरीन ज्यादा परेशान हो गया ना, कि H+ आया, एक तो फ्लोरीन को कहा कि यार तेरा लोन पेयर दे दे, तेरा इलेक्ट्रॉन दे दे। एक जो इधर जो वो H+ आया, इसको कहा आयोडीन को तेरा इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहां पर फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा परेशान है, ज्यादा यहां चार्ज डेंसिटी है, यहां रिपल्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, फ्लोरीन तुरंत इलेक्ट्रॉन पकड़ा देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हुए भी। आयोडीन चार्ज डेंसिटी कम है, बोलेगा रुक थोड़ी देर, थोड़े नखरे करेगा, 2-4 भाव खाएगा, अपने भाव बढ़ाएगा, फिर जाके इलेक्ट्रॉन देगा, फिर जाके लोन पेयर देगा। तो भैया बात ऐसी है ना कि यहां पर अगर चार्ज डेंसिटी हम बोलते हैं बढ़ती है, अगर एटम पर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, हम बोलेंगे कि वहां पर जो है वो उतना ही अच्छा डोनर वो होगा। इसलिए क्योंकि इधर से इधर जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहां ये ऑर्डर आता है हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर है बात। चलो ठीक है, फिर देखो कि ये तो ही एक बात साइज का फैक्टर हो गया। अगर हम बात करें ना कि भाई OH माइनस
और SH माइनस में से ज्यादा बढ़िया बेस कौन सा होगा, बताओ जरा कौन सा होगा, OH माइनस SH माइनस में से। तो भाई दिख रहा है कौन सा, OH माइनस, छोटा साइज है, वही बात है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो है वो OH माइनस जो क्या है, बेटर बेस है। क्लियर है, चलो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो क्या तीसरा जो फैक्टर है, अच्छा एक चीज और मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, ये भी आपको स्टार करके लिखना है, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसी will be always greater than neutral स्पीसी। ठीक है कि यार जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी होती है ना, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ न्यूट्रल से हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा ही रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए OH माइनस, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा है। H2O भी बेस हो सकता है, लोन पेयर H2O के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है, लोन पेयर देगा, एक तो H2O लोन पेयर देता है, एक OH देता है, तो OH जो है आसानी से लोन पेयर देगा। ठीक ऐसे ही अगर आप कंपेयर करोगे ना NH2 माइनस और हमारे पास है NH3, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ज्यादा बेटर बेस कौन सा है, NH2 माइनस बढ़िया है। ऐसे ही जो अगर आप कंपेयर करोगे, एक तो है हमारे पास RO माइनस, एक है हमारे पास ROH, तो RO माइनस जो है वो ज्यादा बढ़िया बेस है। क्लियर है, तो ये हो गई हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो। तीसरा जो पॉइंट है ना वो है कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस। देखिएगा कि थर्ड पॉइंट जो है वो अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ में यह है कॉन्जुगेशन, कि रेजोनेंस का बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होता है। हाँ जी, देखो भैया बात ऐसी है, थर्ड पॉइंट इज कॉन्जुगेशन। इसको हम समझते हैं कि कॉन्जुगेशन और जो अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ है क्या रिलेशन है, समझना। एक कंडीशन है, मान लो कि ये वाली कंडीशन है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये है NH2। यहां नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, डोनर कौन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, वही डोनर होगा, नाइट्रोजन डोनर है। एक कंडीशन ऐसी है CH3 CH2 और यहां आया NH2। ठीक है, और यहां पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, दोनों में डोनर कौन है, नाइट्रोजन है। अब अगर हम बात करें कि भैया कौन सा बढ़िया बेस है इनमें से, तो बेसिक स्ट्रेंथ में यहां पर देखो H प्लस आया, एक H प्लस यहां पर भी आया। पहले जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन मांगे कि यार इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, देख भाई यार दे दे, बहुत भयंकर जरूरत है, दे रहा है क्या इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन ने कहा कि यार बावड़ो होगोगे, तेरो माथो खराब होगो, तेरो खोपड़ो खराब होगो कि इलेक्ट्रॉन में क्या दे इसको तन, मेरो इलेक्ट्रॉन तो तन दिखो कोनी कि अठिन कॉन्जुगेशन में गेड़ो है, रेजोनेंस में गेड़ो है ना। तो देखो ये वाला जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर सिंगल और डबल बॉन्ड है ना, तो ये वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस में गया हुआ है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ही नहीं। हाइड्रोजन को लोन पेयर चाहिए तो नाइट्रोजन बोलेगा थोड़ी देर रुक, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा ठहरो तो सही, थोड़ा इंतजार करो, जब वापस आएगा लोन पेयर घूम के तब जो है वो तेरे को मैं लोन पेयर दे दूंगा। तो यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर चुका है, लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, तो भैया इसके लिए H प्लस के लिए लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर कम हो गई तो हम बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अब अगर H प्लस जो है इसके पास गया कि यार देख भाई को जरूरत है, दे दे यार इलेक्ट्रॉन दे दे, देख भाई मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो भैया ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ना, ये यहां पर लोकलाइज्ड है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल है। अगर इसके पास है लोन पेयर, तुरंत ही H प्लस को क्या कर देगा, लोन पेयर दे देगा। तो यहां बात ऐसी होती है ना, ये तो समझने की बात है ना, कि भाई कई बार जो है ना अपन को थोड़ा सा जो है वो टॉपिक को अलग तरीके से समझना पड़ता है। तो समझने के लिए जो आप ये मान सकते हो कि लोन पेयर यहां पर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है ना। तो ये लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, ठीक है। और यहां पर लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, ठीक है,
इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। तो यहां पर मैं बोलूंगा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, इसको ठीक कर देता हूं, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यहां पर क्या है, कम है ना। ऑफ लोन पेयर ये क्या है, कम है, जबकि यहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ऑफ लोन पेयर ये क्या है, ज्यादा है। तो भैया अगर लोन पेयर यहां पर जो है वो अवेलेबिलिटी कम है, लोन पेयर है ही नहीं, रेजोनेंस पे चला गया, तो मैं बोलूंगा लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, डोनेटिंग टेंडेंसी ये क्या होगी, कम होगी। और यहां पर लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ये क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये वाला क्या होगा, लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक, ये वाला क्या होगा, मोर बेसिक होगा, ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्जुगेशन अगर आ गया, कहीं पर रेजोनेंस अगर आ गया, तो वहां पर जो है वो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, तो मैं बोलूंगा कॉन्जुगेशन इन लोन पेयर, है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के। चलो ठीक है, ये हो गई जी एक बात कि लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर अगर रेजोनेंस में चला गया, वहां बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जो लास्ट अपने पास है पॉइंट, फोर्थ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड। देखिएगा क्या है कि यार जो कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहा है, बेस क्या करेगा, H+ लेने के बाद किस में बदलेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड में बदलेगा। जैसे हमने बात करी थी ना एसिडिक स्ट्रेंथ में, कि हमारा कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज्यादा स्टेबल था, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या आ रही थी, ज्यादा आ रही थी। ये ठीक वैसा ही है। तो फोर्थ इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड। देख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड, है ना। अब आप देखो जरा कि पहले तो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा कैसे, जैसे RNH2 है, ठीक है, ये हमारे पास है H+, ठीक है, तो ये बेस है, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर देगा, और लोन पेयर देगा तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी, ये बना हमारे पास क्या, इसका कॉन्जुगेटेड बेस, ये बना हमारे पास क्या, कॉन्जुगेटेड एसिड, नॉट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एसिड। अब आप खुद समझ लो कि ये कॉन्जुगेटेड एसिड अगर स्टेबल होगा, ये अगर स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, उतना ही जल्दी बनेगा, उतना ही आसानी से बनेगा। और अगर ये जल्दी बन रहा है, इसका मतलब ये इसको जल्दी से लोन पेयर दे रहा है, और जल्दी से लोन पेयर दे रहा है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि जितना ज्यादा अपने पास कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबल होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि भैया जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड। कि यार हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड जितना ज्यादा स्टेबल है ना, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप समझो जरा कि इसके लिए, जैसे हमने एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या लिखा था, Ka, ठीक ऐसे ही बेस के लिए हम आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या लिखेंगे, Kb। तो Kb इक्वल टू कैसे लिखूंगा, RNH3+ की कंसंट्रेशन, नीचे हमारे पास क्या आएगा जी, RNH2 की कंसंट्रेशन, और ये आ जाएगा H+ की कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, बेसिक स्ट्रेंथ ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, Kb के, कि जितनी ज्यादा जो है वो Kb होगा, Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Pkb के, कि Pkb की वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये जो है वो प्रोपोर्शनल होगा भैया OH- आयन कंसंट्रेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, POH के। जितनी ज्यादा POH होगी, है ना, ठीक है, ये उतना ही ज्यादा जो है वो अपने पास क्या होगी, एक तरीके से क्या कर दिया ये। तो भैया ये अपने पास रिलेशन होता है बेसिक स्ट्रेंथ Ka Kb। आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ के ये सारे ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ये एक बात और हो गई। अब इसी को जो है वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये समझना कि
इसी के कारण, क्योंकि कॉन्जुगेटेड स्टेबल जितना ज्यादा होगा, मैंने कहा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और इसी कॉन्जुगेटेड स्टेबिलिटी की स्टेबिलिटी के कारण एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं ग्वानिडीन, ठीक है ना। तो ग्वानिडीन इज हाईली बेसिक in nature because its conjugated acid is highly stable because it forms three इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इट फॉर्म्स 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखना जरा कि ये ग्वानिडीन क्या होता है, इसको समझना। कि मैंने कहा कि ग्वानिडीन जो है ना वो बहुत ज्यादा बेसिक होता है, हाईली बेसिक होता है नेचर में। अब बेसिक क्यों होता है, तो इसका रीजन यही है कि भैया मेरे कि ग्वानिडीन में क्या होता है ना कि जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसकी 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ग्वानिडीन होता क्या है, तो भाई ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जी ग्वानिडीन। अब ये जो कंपाउंड है, ठीक है, पहले तो इसमें 3 नाइट्रोजन है, और तीनों नाइट्रोजन में से सबसे अच्छा डोनर कौन है, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो अगर आप देखोगे ना कि बेसिक स्ट्रेंथ इन तीनों नाइट्रोजन में तो सबसे ज्यादा होगी बी की, और फिर ए और बी दोनों तो क्या है, सेम ही है। तो ए और सी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो ये वाला लोन पेयर जो है ना, डबल सिंगल, और ये क्या है, लोन पेयर। तो ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ये वाला लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है, जबकि ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये मैंने बता रखा है कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो भी अपने पास लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये दोनों लोन पेयर जो है ना वो कैसे हैं, लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड, जबकि ये वाला लोन पेयर क्या है, लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड, ठीक है। तो भैया यहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, तो H+ को इजीली लोन पेयर ये दे देगा। कहने का मतलब अगर मान लो H+ आता है यहां पर, और H+ आता है, H+ ने कहा कि भाई लोन पेयर दे दो, तो सबसे जल्दी लोन पेयर कौन देगा, ये नीचे वाला नाइट्रोजन सबसे आसानी से लोन पेयर देगा। तो ये वाला नाइट्रोजन जैसे ही H+ को लोन पेयर देगा, हमारे पास बनेगा जी इसका कॉन्जुगेटेड एसिड, और वो ये वाला होगा NH2+, और ये है हमारे पास NH2 लोन पेयर। ये है इसका क्या, कॉन्जुगेटेड एसिड। ये बेस हो गया। क्यों हो गया बेस, क्योंकि भैया लोन पेयर दे रहा है, तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है। अब देखना ध्यान से कि अगर आप देखोगे ये कॉन्जुगेटेड एसिड रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, और रेजोनेंस से स्टेबल ही नहीं हो रहा है, इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनेगी। जैसे डबल सिंगल लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर यहां आएगा, तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर, तो इसकी पहली जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी वो बनेगी NH2, यहां आएगा NH2, और ये अपने पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये NH2+, ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। भैया जी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी ये भी बन सकती है कि ये वाला लोन पेयर यहां आएगा, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी NH2+, और यहां आएगा NH2, ये लोन पेयर है, और ये आएगा NH2, ये भी क्या है, लोन पेयर। तो ध्यान से देखो इसकी 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जिसकी जितनी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो भैया इसलिए ग्वानिडीन बहुत ज्यादा बेसिक होता है। अब ये मान के चलो लगभग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड है ग्वानिडीन। अगर मान लो कहीं पर इससे ज्यादा भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकती है, तो वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये कंडीशन है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ में ही है। चलो आगे करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया जी। अब देखना कि कई बार क्या करेगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपाउंड आपको दे देगा, और उन सब कंपाउंड में आपको पूछ लेगा कि यार बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा।
तो अगर ऐसा कहीं पर केस आ जाए कि जहां पर आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे, तो एक जनरल ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का, आपको क्या करना है, वो जनरल ऑर्डर फॉलो करना है और उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करना है, जो भी पूछा गया है उसका आंसर बताना है। तो अपना पॉइंट यही है, जनरल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखना, जनरल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखो जी, बात ऐसी है कि बेसिक स्ट्रेंथ का जनरल ऑर्डर ये है, सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं इस तरह के कंपाउंड, ये NH और यहां NH2, इस तरह के कंपाउंड जो है सबसे ज्यादा बेसिक हो गए, जिनमें 2 नाइट्रोजन इस तरह से कॉन्जुगेशन में हो, ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर। अब ये सबसे ज्यादा बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि भैया इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। ये वाला नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर देगा पहले, इसका लोन पेयर जो है वो लोकेलाइज्ड है, इसका लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, तो ये वाला ज्यादा बेसिक है, तो ये लोन पेयर देगा तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बेसिक इस तरह के कंपाउंड होंगे। इसके बाद में आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में चेक करना भैया आई इफेक्ट, इसके बाद में आप चेक करोगे क्या, आई इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट वाले जो है वो ज्यादा, इंडक्टिव इफेक्ट में भी 2 तरीके के होंगे, एक तो होगा प्लस आई इफेक्ट वाला, अभी एग्जांपल समझेंगे इसको, एक होगा हमारे पास माइनस आई इफेक्ट वाला। तो हमें यह पता है कि देखो नाइट्रोजन पर ज्यादातर केस में जो डोनर एटम है ना वो नाइट्रोजन वाले होंगे, नाइट्रोजन पर डोनर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, डोनर टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर प्लस आई वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, तो इसके बाद में आएगा हमारे पास प्लस आई फिर माइनस आई, इसके बाद में हम प्रेफरेंस पर रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 3 तरीके के नाइट्रोजन होंगे, एक तो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन होगा, एक हमारे पास डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होगा और एक ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन होगा। इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की। अभी मैंने कहा था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो डोनर टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया बेस होगा सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, फिर आएगा कौन सा, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन। फिर इसके बाद में भैया जिसमें हम उस कंपाउंड को प्रेफरेंस देंगे जिसमें लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो, लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन, लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में अगर लोन पेयर जाएगा, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन करेगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सबसे लास्ट में जो है वो लोन पेयर इज इन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो भैया एरोमेटिसिटी में अगर लोन पेयर चला गया वहां पर तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगी। ये एक जनरल ऑर्डर है, इसी सीक्वेंस में हमें जो क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करना है, चेक करना है। आप देखो जरा कि एग्जांपल से इसको समझते हैं कि एक कंपाउंड है कोई, जैसे ये वाला कंपाउंड है, 4-5 कंपाउंड दे दिया आपको ना इसी तरीके के, एक तो ये कंपाउंड हो गया, ठीक है, एक फिर आपको जो है वो ये वाला कंपाउंड दे दिया, एक ये कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है, इसके बाद में एक ये कोई कंपाउंड है, एक आपको ये कंपाउंड दे दिया और एक कंपाउंड ये है। और भैया आपको ये पूछ लिया कि इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, ठीक है। अब मिक्स्ड है, सारे के सारे मिलाए हुए हैं, अब बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करें, तो ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। इसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करना है। देखना कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले आप चेक कर लो कि भैया डोनर कौन है, डोनर सब में कौन है, नाइट्रोजन है। अब आप ये देख लो कि नाइट्रोजन है तो सबसे ज्यादा बेसिक तो इस तरह के कंपाउंड होंगे जिनमें 2 नाइट्रोजन इस तरीके से कॉन्जुगेशन में होंगे। ग्वानिडीन टाइप कंपाउंड जो है ना, यहां पर कॉन्जुगेटेड की इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी और उसकी वजह से हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां देखना जरा कि भैया ये वाला जो है वो ग्वानिडीन टाइप है, तो यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक तो हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट, ठीक है। अब बाकी में चेक करते हैं, ध्यान से देखो जरा कि डबल सिंगल लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर चला गया किसमें, कॉन्जुगेशन में, तो लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला गया। यहां पर देखो कि डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल, पूरे में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर जा रहा है, लोन पेयर इज इन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, कि भैया लोन पेयर जो है वो जा रहा है किसमें, एरोमेटिसिटी में लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है। अब एक मान लो H+ आता है, H+ ने एक तो इसको कहा कि लोन पेयर दे दे, एक इसको कहा लोन पेयर दे दे, ये बिल्कुल लोन पेयर नहीं देगा, क्यों,
क्योंकि भैया अगर इसने लोन पेयर H+ को दे दिया ना तो ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम हो ऐसा काम ये कभी नहीं करेगा। तो बात ऐसी है कि यहां पर तो लोन पेयर चला गया एरोमेटिसिटी में, तो जिसमें लोन पेयर एरोमेटिसिटी में चला गया ना वो सबसे कम बेसिक होगा। तो सबसे लिस्ट बेसिक तो कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर। और फिर देखो यहां पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन तीनों में कॉन्जुगेशन नहीं है। ध्यान रखना ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर वैसे भी कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसके बाद में कौन सा आएगा, फोर्थ। अब रही बात सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ की, इन तीनों में देखना जरा ध्यान से कि भाई यहां इन दोनों में सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन डोनर है, यहां पर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन डोनर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से हम पहले किसको देखेंगे, ज्यादा जो है वो बढ़िया डोनर कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाला डोनर जो है वो अच्छा नहीं होगा। चलो ठीक है, अब इन दोनों में सिंगल बॉन्ड वाला है डोनर, अब इन दोनों में ज्यादा जो है वो बेसिक कौन सा होगा, तो जहां नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बेसिक होगा। तो अब आप समझना कि यहां पर ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप लगा है OR, दिस इज OR, और इसका इफेक्ट होता है कैसा, -I। और भैया यहां पर है CH2 यानी कि R एल्काइल ग्रुप है, और इसका इफेक्ट होता है कैसा, +I। तो चेक करो जरा, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया ये वाला जिसमें ग्वानिडीन टाइप कंपाउंड है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड इसकी जो है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। फिर इसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट, इन दोनों में I इफेक्ट लग रहा है। मुझे बताओ +I -I में से ज्यादा कौन होगा बेसिक, थर्ड वाला, +I वाला। तो अब इसके बाद में थर्ड वाला आएगा, फिर कौन सा आएगा, सेकंड, तो इंडक्टिव इफेक्ट। अब चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन वाला अब आ जाएगा, कौन सा, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद में लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन, तो यहां पर जो है वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो ये हो गया फोर्थ, और यहां लोन पेयर चला गया एरोमेटिसिटी में। तो अगर जो है वो इस तरीके का कोई भी मिक्स कंसेप्ट का बहुत सारे कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड मिक्स करके आपको दे दे, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, और इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है भैया, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब देखना जरा कि एक और इस पर एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कि भैया ऐसा है, जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, एक तो है हमारे पास ये, एक है हमारे पास एनिलीन NH2, और एक कंपाउंड है अपने पास, यहां है CH2 और यह है NH2। ठीक है, इन तीनों में आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। चेक करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर देखना जरा कि इसका लोन पेयर कहां चला गया, कॉन्जुगेशन। यहां पर जो है ना ये पिरिडीन है, और पिरिडीन का लोन पेयर आपको पता है रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है। इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। इसका लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है यहां पर, है ना। बेंजाइल एमीन नाम है इसका, कि भाई ये जो रेडिकल होता है CH2 C6H5, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल, और ये यहां पर लगा दिया NH2, तो ये हो गया बेंजाइल एमीन। NH2 की जगह OH लगा दोगे तो बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा। तो यहां पर जो है वो लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। जबकि इसमें लोन पेयर कैसा है, लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज हो गया। लोन पेयर कहां चला गया, रेजोनेंस पे चला गया, और लोन पेयर अगर रेजोनेंस पे चला गया तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो है ना वो क्या होगा, सबसे लिस्ट बेसिक होगा। अब इन तीनों में, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, ये सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, बताओ बढ़िया डोनर कौन सा होगा, ये वाला जो है बढ़िया डोनर होगा। तो तीसरा सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर पहला, फिर कौन सा आएगा, दूसरा। क्लियर है बात। तो ये कंडीशन है। जैसे आपको जो है वो ये कोई एग्जाम्पल दे दिया मैंने, जैसे यहाँ है CH3, ये CO और ये CH3, और ये कंडीशन है, मान लो ये वाला है A और ये वाला B है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है A और B में से, बताओ कौन सा वाला ऑक्सीजन ज्यादा बेसिक होगा, A या B। तो यहां पर जो A वाला जो हो ज्यादा बेसिक होगा, A इज मोर बेसिक देन B। रीजन क्या है कि भैया B का लोन पेयर तो लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, ये तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, जबकि इसका लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है। क्लियर है बात। जैसे मान लो एक एग्जांपल ये दे दिया आपको,
एक ये है, एक ये है, और एक ये वाला एग्जांपल है कोई NH, ठीक है। ये 3 एग्जांपल है। अब यहां पर आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया इन तीनों में। आप चेक करो डोनर कौन है पहले तो डोनर यहां पर कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया कहां? कॉन्जुगेशन में। यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर दो दो तरफ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इधर भी और इधर भी। यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है। बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? थर्ड के बाद में फर्स्ट, फिर कौन सा आ जाएगा? सेकंड। कि यार जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा ना, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए CH3NH2 है एक, तो एक आपको दे दिया CH2CH और यहाँ NH2, और एक आपको दे दिया CH2CH और CH डबल बॉन्ड CH और ये NH2। अब इनमें जो है वो आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया। तो भैया देखो यहाँ कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन नहीं, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, बाकी में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। लोन पेयर में रेजोनेंस जितना ज्यादा, कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, और अलग एग्जाम्पल है। देखो जी, हाँ जी, एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक तो है जी RCOO माइनस। डोनर कौन है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये डोनर है। एक हमारे पास है यहाँ पर O माइनस, एक है जी अपने पास जैसे ये, और एक है RO माइनस, ठीक है। अगर इन सब में आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखोगे, डोनर सब में सेम है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, तो न्यूट्रल तो कोई है नहीं। हमें ये तो पता है कि न्यूट्रल की बेसिक स्ट्रेंथ नेगेटिवली चार्ज से क्या होगी? कमी होगी। तो यहाँ न्यूट्रल तो कोई है नहीं, चलो न्यूट्रल कोई नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखना जरा कि भैया इन चारों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? तो यहां लोन पेयर चला गया रेजोनेंस में, यहां नेगेटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन में, इन दोनों में कॉन्जुगेशन नहीं है। चलो ठीक है, कॉन्जुगेशन की वजह से ये तो कम बेसिक हो जाएंगे। इन दोनों में चेक करते हैं, इसका इफेक्ट कैसा है? प्लस आई। यहां पर आई इफेक्ट है नहीं, जीरो है ना। हाइड्रोजन की वजह से कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता है, तो सबसे ज्यादा फोर्थ हो जाएगा, फिर थर्ड। अब इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक, ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? मुझे बताओ जरा, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? भैया आप देख रहे हो कि यार यहाँ रेजोनेंस ज्यादा होगा तो ये ज्यादा बेसिक, ये कम बेसिक हो जाएगा, ये ज्यादा बेसिक। इन दोनों में से ज्यादा होगा सेकंड, और सबसे कम बेसिक होगा कौन सा? फर्स्ट वाला सबसे कम बेसिक होगा। देखना क्या कारण है कि भाई यहां पर देखो कि ये वाला अगर रेजोनेंस में जाएगा ना, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। जबकि यहां पर जो है ना, ये रेजोनेंस में जाएगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इन दोनों कंपाउंड में से ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल। आप कहोगे सर अभी आपने कहा था स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन भैया वो स्टेबिलिटी थी कॉन्जुगेटेड एसिड की। कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है H+ को इलेक्ट्रॉन देने के बाद, यानी यहां पर कॉन्जुगेटेड एसिड है RCOOH, इलेक्ट्रॉन देने के बाद। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो मेन कंपाउंड है मैं इसी की बात कर रहा हूं। ये वाला कंपाउंड जो है ना वो स्टेबल है, कि इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, और वो क्या है? स्टेबल है, कि लोन पेयर जैसे ही रेजोनेंस में गया तो हमें पता है इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी। इसकी वजह से ये वाला कंपाउंड जो है वो क्या है? स्टेबल है, ना कि इसके कॉन्जुगेटेड की बात कर रहे हैं। अब ये वाला अगर मान लो इसने लोन पेयर जो वो H+ को दे दिया, अब ये है इसका क्या? कॉन्जुगेटेड एसिड। तो ये जो है ये तो कम स्टेबल हो गया ना। क्यों? क्योंकि भैया इसकी तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी ना। तो यहां पर जो है वो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, और अगर स्टेबल है तो ये आसानी से लोन पेयर H+ को देगा नहीं, और आसानी से नहीं देगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। आप इसको ऐसे समझ लो, या फिर आप इसको यूं भी समझ सकते हो, दूसरा तरीका इसका ये भी है। अब देखना कि आयनिक में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो स्ट्रोंग होता है उसका कॉन्जुगेटेड कैसा होता है? वीक होता है। स्ट्रोंग का कॉन्जुगेटेड वीक। तो हमारे पास एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है फिनॉल, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये तो है फिनॉल का कॉन्जुगेटेड,
और ये वाला है एसिड का कॉन्जुगेटेड। तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस जो बन रहा है वो तो है RCOO माइनस, और इसका कॉन्जुगेटेड बेस आपने क्या बना रखा है, फिनॉक्साइड आयन ये बना रखा है। अब इन दोनों में से जो है ना, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, ये वाला होता है। ये मैंने आपको जनरल ऑर्डर बताया था पिछली क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो जनरल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है, और ये वाला ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेटेड कैसा हो गया, वीक। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस होगा, ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये इससे वीक है। क्लियर है बात। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये एक हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का जनरल ऑर्डर जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जांपल भी जो कई बार जो पूछ लेता है, डिस्कस जो है वो कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे पास कुछ एक कॉमन एग्जांपल है किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के। क्लियर है बात। अब देखो जरा कि नेक्स्ट जो पॉइंट है ना अपने पास वो है एनिलीन के बारे में। तो पॉइंट इज कि भैया बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ध्यान से देखिएगा, के बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। देखो कि भैया एनिलीन क्या है अपने पास, एनिलीन ये है NH2। ठीक है। अब वही बात है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी डोनर इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो तीन केस हो सकते हैं अपने पास। एक तो ये वाली कंडीशन है कि नाइट्रोजन है, यहां पर कोई मान लो इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप बोले तो -M वाला हो सकता है, या -H वाला हो सकता है, या फिर -I वाला हो सकता है, कोई ग्रुप ऐसा हो सकता है। ठीक है। और सेकंड कंडीशन जो है वो, थर्ड कंडीशन हमारे पास ऐसी है कि ये नाइट्रोजन है और यहां पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, ये सेकंड में कोई ग्रुप नहीं है और यहां इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा है, बोले तो +M वाला या +H वाला या फिर +I वाला कोई ग्रुप है। ये हमारे पास तीन केस है। अब इन तीनों में से हमें चेक करना कि यार कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो ये वाला तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो नाइट्रोजन के लोन पेयर देने की टेंडेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पर बेसिसिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर ये रहेगा भैया अपने पास। ठीक है ना। और ध्यान रखना यहां ऑर्थो पर हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्थो पर अलग से डिस्कस करेंगे। यहां पर भी ऑर्थो इफेक्ट जैसा कुछ होता है, जैसे हमने बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था ना, वैसे ही यहां पर एनिलीन में SIP इफेक्ट होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो यहां पर जो है ना मेटा पर कोई ग्रुप हो सकता है या फिर पैरा पर कोई ग्रुप हो सकता है। तो आपको यही कंसेप्ट चेक करना है। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है अपने पास, आपको जो है वो ये 2-4 एग्जांपल दे दिए। ये एनिलीन है ना, यहां पर जैसे मान लो एनिलीन और यहां जोड़ दिया एक OCH3। ठीक है। एक कंडीशन ऐसी है कि NH2 और यहां पर जोड़ दिया OCH3, और एक कंडीशन ऐसी है कि ये NH2 है और यहां जोड़ दिया CH3, है ना। तो ये 3-4 एग्जाम्पल है। अब इनको आपको एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी दे सकता है, इनमें से सबसे ज्यादा pKa किसका होगा, pK भी सबसे ज्यादा किसका होगा, बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो यहां देखना जरा कि OCH3 का इफेक्ट पैरा पोजीशन पर कैसा होगा, +M इफेक्ट होगा कि कॉन्जुगेटेड मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम और इससे डायरेक्टली अटैच एटम पर एक लोन पेयर है तो इसका इफेक्ट कैसा, +M। यहां पर देखना इसका इफेक्ट कैसा आएगा, -I, और इसका इफेक्ट कैसा आएगा, +I। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा जो है वो बेसिक कौन सा होगा, सेकंड हो जाएगा। सेकंड के बाद में कौन सा आएगा, फोर्थ, फिर कौन सा, फर्स्ट, और थर्ड वाले में -I है तो इसलिए ये सबसे लिस्ट बेसिक होगा। क्लियर है बात। सिंपल सा काम है। जैसे मान लो आपको ये दे दिया, एक तो है यहां पर NH2, ठीक है, और यहां जोड़ दिया CH3। एक कंडीशन ऐसी है, यहां है हमारे पास NH2, यहां है जी CH2CH3, और एक यहां पर है अपने पास NH2 और यहाँ पर जोड़ दिया CH3 और CH3, और एक हमारे पास कंडीशन है NH2 और ये है CH3 और CH3 और ये CH3। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इनमें जो है वो आपको पूछ लिया कि यार ऑर्डर क्या रहेगा, तो वही बात है, पहले M चेक करना है, फिर H चेक करना है और फिर लास्ट में I चेक करना है। तो इनमें जो है वो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का मीजोमेरिक इफेक्ट तो होता नहीं है। यहां पर जो है अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0 है, 1 भी नहीं है।
तो यहां पर जो है वो हमारे पास क्या ऑर्डर रहेगा, सबसे ज्यादा डोनर इफेक्ट किस में लग रहा है, फर्स्ट में लग रहा है, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। और वही बात यहां पर भी लगती है, अगर आपने डायरेक्टली आई इफेक्ट चेक कर लिया तो गलत हो जाएगा कि पहले एम ही चेक करना है, फिर एच ही चेक करना है, फिर आई ही चेक करना है। आपने डायरेक्टली अगर जो है ना डायरेक्टली आई चेक कर लिया एच से पहले या एम से पहले आपने एच चेक कर लिया तो जो है वो आंसर सही नहीं आएगा। अब देखो कि यहां तो कोई भी कंडीशन हो सकती है ऑर्थो और पैरा पर, है ना, ऑर्थो पर नहीं, पैरा और मेटा पर कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल हम इसका करेंगे, जैसे मान लो एनिलीन है, ठीक है, NH2, यहां पर जो है वो नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है, एक जो है वो हमारे पास ये एनिलीन, यहां पर जो है वो नाइट्रो लगा रखा है। ध्यान रखना कि भैया ऑर्थो पर जो है वो केस बदल जाएगा, OCH3 हो गया और यहां NH2 और यहां हो गया जी मान लो OCH3। इन चारों में आपको जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना है, तो वही इफेक्ट चेक करते हैं हम। तो NO2 का इफेक्ट कैसा है, -M, यहाँ NO2 का इफेक्ट -I, OCH3 का इफेक्ट यहाँ पर +M और यहाँ पर -I। तो भैया प्लस वाला जितना ज्यादा, डोनर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो थर्ड के बाद बताओ कौन सा आएगा, तो यहाँ इन सब में डोनर इफेक्ट है, सॉरी जो विड्रॉवल इफेक्ट है, -I -M से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इन दोनों में से -I ज्यादा किसका है, NO2 का -I ज्यादा है, इसका कम है। तो अब आएगा फोर्थ, फिर आएगा सेकेंड और सबसे लिस्ट बेसिक कौन सा है, फर्स्ट है। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब देखना कि अगर ऑर्थो पर कोई ग्रुप जोड़ दे तो आपको क्या करना है। ऑर्थो वाले के लिए देखिएगा, हाँ जी, देखो ऑर्थो इफेक्ट या यू कहो कि SIP इफेक्ट इन एनिलीन। देखो जी, SIP का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ठीक है, ये SIP का मतलब होता है। भैया ध्यान से देखो जरा, होगा क्या कि हम क्या बात कर रहे हैं कि H+ के लेन देन की बात कर रहे हैं, और H+ का लेन देन जो हो किसी न किसी सॉल्वेंट में होगा, और H+ का लेन देन चल रहा है, इसका मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। प्रोटिक है तो पोलर भी है। तो एक तो कंडीशन ऐसी है कि भैया नॉर्मल एनिलीन है, यहां NH2 है, ठीक है, और इसने क्या किया, H+ को लोन पेयर दिया, H+ को लोन पेयर देके H+ एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारे पास एनिलीन का बन गया भैया कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है, ये है कॉन्जुगेटेड एसिड और इसका नाम होता है एनिलीनियम आयन, ठीक है। और अभी मैंने कहा था कि यार ये कॉन्जुगेटेड एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, हम बोलेंगे कि वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो जी क्या है कि क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, तो ये एनिलीनियम आयन क्या होता है, जैसे मान लो वाटर है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो हम तो क्या लेते हैं, पानी लेते, तो ये क्या करेगा, पानी के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, ये पानी के साथ क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, वहां पर अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर स्टेबिलिटी, ठीक है, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगर आपने ऑर्थो पर कोई ग्रुप जोड़ दिया, जैसे यहां पर हमारे पास कोई भी ग्रुप है G, अब ये G कुछ भी हो सकता है, इसका इफेक्ट कैसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल भी हो सकता है, कैसा भी ग्रुप हो सकता है। अब इसने जो है वही H+ को ये भी क्या करेगा, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी, ये H और ये H और ये पॉजिटिव, और ये है अपने पास ग्रुप यहां पर जुड़ा है क्या, ग्रुप G, ये कंडीशन है। अब भाई यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो यहां जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये पानी H2 और ये पानी, ठीक है, और यहां जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो इस G ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्लॉक कर दिया, यानी कि यहां एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग
एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या हो चुका है, ये कम हो चुका है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड, ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिक्रीज होगी। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, ऑर्थो पर कुछ भी नहीं लगा है। अब ऑर्थो पर अगर कुछ जोड़ दिया आपने तो वहां पर क्या होगा, एक तरीके से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया। तो जिसकी वजह से जो है वो कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो हम बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी को बोलते हैं हम स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, कि भैया प्रोटोनेशन तो होगा लेकिन जो दिक्कत आएगी प्रोटोनेशन होने में, क्योंकि जो अपने पास कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। अगर इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। आसानी से लोन पेयर देगा नहीं, है ना। तो ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप जोड़ दो आप, तो इसी को बोलते हैं एसआईपी इफेक्ट। और इसकी वजह से जो है वो जो आपको ध्यान में रखना है वो ये लाइन है कि भैया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन will be less basic than aniline due to SIP इफेक्ट। ठीक है, तो भैया ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है ना। और SIP इफेक्ट होता है ये, इसी को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। आप ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप जोड़ दो, कोई भी कैसा भी, डोनर हो, एक्सेप्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो, कोई भी हो, हमेशा ऐसा ही होगा। जैसे अच्छा ये चीज और क्या है, ऑर्थो इफेक्ट जो है ना या एसआईपी इफेक्ट, ये भी साइज पर डिपेंड करता है, ये भी बता देता हूं। एसआईपी इफेक्ट ये बिल्कुल ऑर्थो के जैसा ही है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। जितना ज्यादा साइज होगा ना ग्रुप का, इस ग्रुप का जी का साइज जितना ज्यादा होगा, ये ब्लॉकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट अगर कम होगा, ब्लॉकिंग ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी डिक्रीज होगी, है ना। जैसे बेंजोइक एसिड में पढ़ा था तो वहां पर तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, यहां पर ऑर्थो इफेक्ट या एसआईपी इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि एक तो है एनिलीन, ठीक है, एक यहां पर जो है वो अपने पास है NH2 और यहां पर जोड़ दिया मान लो CH3, एक तो ये दे दिया, एक आपको ये दे दिया NH2 और ये है CH3, और एक हमारे पास कंडीशन ऐसी है NH2 और यहाँ है CH3। ठीक है, ये हमारे पास 3-4 एग्जाम्पल है। अब हमें क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो भैया देखो यहाँ तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है, SIP इफेक्ट। ये तो SIP इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो पर तो कोई भी ग्रुप आ जाए SIP इफेक्ट लगेगा। बाकी में वैसे ही चेक कर लो, इसका इफेक्ट प्लस आई, इसका इफेक्ट कैसा, प्लस H। तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस H इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो फोर्थ में जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर किस में आएगा, थर्ड, फिर किस में, फर्स्ट में, और सेकंड वाला ऑर्थो की वजह से या फिर SIP इफेक्ट की वजह से सबसे कम बेसिक हो जाएगा। समझे बात को। तो ये है कंडीशन। चाहे आप यहां पर कोई भी ग्रुप जोड़ दो, चाहे +M वाला हो चाहे -M वाला हो, कोई भी ग्रुप हो, बस SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि ये NH2 है, यहाँ OCH3 जोड़ा है और भैया NH2 है। अब यहाँ NO2 जोड़ दिया और यहाँ पर जो है वो जैसे NH2 और यहाँ पर है अपने पास CH3। अब इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, तो देखो NO2 का इफेक्ट कैसा, -M, इसका +H, और OCH3 का जो है वो यहाँ पर SIP लगेगा। बाकी कोई भी चेक नहीं करना है, हमें पता है OCH3 का +M भी होता है, लेकिन +M से ज्यादा डोमिनेंट कौन सा रहेगा, ये रहेगा SIP रहेगा, और SIP की वजह से सबसे कम हो जाएगी। तो यहां सबसे ज्यादा कौन सा होगा, थर्ड, फिर कौन सा, सेकंड, और फर्स्ट वाला सबसे कम, है ना। एक और एग्जांपल इसका हम देखते हैं। जैसे हमारे पास ये वाले कंडीशन है, ये है यहाँ NH2, यहां जुड़ा है CH3, एक कंडीशन ऐसी है NH2, ये C2H5, एक कंडीशन ऐसी है NH2 C3H7, और एक एनिलीन में केस ऐसा है NH2 C4H9। ठीक है, ये आपको 3-4 केस दे दिए। अब आपको यहां पर पूछ लिया, शायद लास्ट वाला जो है ये कट हो गया है, दोबारा इधर कर देता हूं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये लास्ट अपने पास फोर्थ है, ये NH2 और C4H9। ये हमारे पास जो 4 एग्जाम्पल है।
वही हमें क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो भैया इधर से इधर जाऊंगा तो इस ऑर्थो ग्रुप का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और साइज इंक्रीज होगा तो SIP इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा बेसिक होगा कौन सा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर कौन सा थर्ड, और फिर कौन सा हो जाएगा फोर्थ, है ना। ये हमारे पास जो है वो SIP इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो ये था भैया एनिलीन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक छोटा सा है जो कि हम बात करेंगे भैया, जो एल्काइल एमीन होते हैं ना, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात हम अगली क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और भैया नोट्स हिंदी मीडियम के लिए मैं अवेलेबल करवा ही रहा हूँ। और भी किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो अगर आप मेरे से ऑफलाइन कहीं पर मिलते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और भैया इसको शेयर करें चैनल को, अपन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच बनानी है। जल्दी ही जो है वो हम लाइव क्लासेस का भी जो है वो शेड्यूल बनाएंगे, 1 शॉट वीडियो भी बनाएंगे हर एक टॉपिक के लिए जो हो, कि भाई जल्दी से जल्दी आपका रिविजन हो, क्योंकि केमिस्ट्री की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। यही मेरा टारगेट है, यही लक्ष्य है, ठीक है। तो आप इसको शेयर करें, चैनल को जो है बहुत आगे तक हमें लेके जाना है, ठीक है। तो यहां से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें। थैंक यू।